हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 12वां है। यहाँ पर हम लोग औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने भारत में पूर्व औपनिवेशिक काल में नगरीकरण और औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद हमारे यहाँ नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये जाना था कि औपनिवेशिक शासकों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दिया। तो इसी क्रम में इन लोगों ने मद्रास, कलकत्ता और बंबई, इन 3 प्रमुख शहरों में सबसे ज़्यादा नगरीकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये तीनों ही इनके प्रशासकीय शहर थे। तो आज आपकी हेडिंग पड़ेगी पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। तो यहाँ पर हम इनकी नगर नियोजन पद्धति और जो भवन निर्माण शैली है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग की गई है मद्रास में बसावट और पृथक्करण से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई, जिसे स्थानीय भाषा के लोग जो है चेन्नापट्टनम कहते थे। कंपनी ने यहाँ पर बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। क्योंकि उस समय इनकी जो प्रतिद्वंदता थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से इनकी बार बार प्रतिद्वंदता होने की वजह से, बार बार उनसे युद्ध होने की वजह से इन्हें मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। लेकिन जब 1761 में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, उसके बाद ये निश्चिंत हो गए हैं, यानी ये टेंशन फ्री हो गए हैं। इन्हें पता है कि अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इन पर आक्रमण नहीं करेगी, तो इसी वजह से मद्रास और सुरक्षित हो गया है। तो यहाँ पर जो फोर्ट सेंट जॉर्ज विकसित किया गया है उसके बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, तो देखिए हमने पार्ट 1 में 22 पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे। अब आपका 23वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के बंदरगाह को बनाया था। इसी में पहला सब पॉइंट। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में में 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इसी में सेकंड सब पॉइंट, कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। इसी में थर्ड सब पॉइंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। ये 23 का तीसरा सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर जो किलेबंदी की गई है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से, उस किले की क्या क्या खास बातें हैं तो यहां पर आप जानेंगे। देखिए जो इनके किले थे वो वास्तव में व्हाइट टाउन के प्रतीक बन गए थे, यानी उनमें केवल और केवल इनके यूरोपीय लोग ही रहते थे। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को भी वहां पर इनकी जो फोर्ट वाली एरिया है उसमें रहने की छूट थी। इसके अलावा जो भी इनकी प्रशासकीय संरचना थी वो गोरों के पक्ष में थी। यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्लैक टाउन का मतलब जो भारतीय लोगों के नगर है, भारतीय लोगों का एरिया है, ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, यानी मद्रास में जो बसावट हुई है ब्लैक टाउन की, उसमें भी उस आबादी को सीधी कतार में बसाया गया है, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य से उसे ढा दिया गया। यानी एक बार इन्होंने जो ब्लैक टाउन है उसको बसाया है सीधी रेखा में, लेकिन उसको फिर से ढा दिया है। इसके बाद फिर इन्होंने उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया है और इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों
और दुभाषियों को रखा गया है, जो कि कंपनी के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके पीछे का रीजन है। देखिए यहाँ पर ये जगह खाली छूटी हुई है, पहले यहीं पर इन्होंने बसावट की थी और बाद में इस इलाके को खाली करवा के फिर आगे जाकर इन्होंने बसावट की है। इसका रीजन इन्हें 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बाद लगने लगा है। इन्हें लगा है कि अगर ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन पास पास में होंगे और कभी विद्रोह भड़का तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक टाउन के लोग व्हाइट टाउन पर भारी पड़ जाएं, तो थोड़ा सा गोली चलाने के लिए स्पेस मिल जाए, इसलिए इन्होंने इसमें दूरी बना ली। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहां पर मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंताद्री पेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वासर मैन पेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे। मद्रास को जो है बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर विविध प्रकार के समुदाय यहां पर देखने को मिलेंगे। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। इनके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि ये एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे। ये संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्य हैं और मंदिरों के संरक्षण वगैरह हैं, उनके लिए भी ये धन वगैरह देते थे। नहीं, ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। ये उनके बारे में बताया गया, दुबास लोगों के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहां पर साथ के साथ कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा। हमने 23 के 3 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसी में ही चौथा सब पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। इसी में 5वां सब पॉइंट, कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। इसी में 6वां सब पॉइंट, यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को भी किले में रहने की छूट थी। यह आपका 23वां पॉइंट है। अब देखिए 24वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे मद्रास में ब्लैक टाउन को किले के बाहर एक सीधी कतार में बसाया गया और 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढा दिया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मद्रास में ब्लैक टाउन को किले के बाहर एक सीधी कतार में बसाया गया, लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढा दिया गया। इसी में सब पॉइंट। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। जिसमें बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था। ये 24 का पहला सब पॉइंट है। अब इसी में देखिए 24 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, ब्लैक टाउन में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। ब्लैक टाउन की गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे, जैसे चिंतरांदी पेट केवल बुनकरों के लिए, बारसरमैन पेट रंगसाज और धोबी, रोयापुरम में ईसाई मल्लाह।
24 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए 24 का ही थर्ड सब पॉइंट, दुबास ब्रैकेट में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा बोलने वाले, दुबास के आगे ब्रैकेट में लेना अंग्रेजी और स्थानीय भाषा बोलने वाले, इसमें लिख लेना दुबास लोगों ने ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान कर दुबास लोगों ने ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान कर समाज में अपनी शक्तिशाली स्थिति स्थापित की, समाज में अपनी शक्तिशाली स्थिति स्थापित की। 24 का थर्ड सब पॉइंट है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 24 का कहां तक हो गया, थर्ड सब पॉइंट तक हो गया है। इसके बाद कुछ चीजें और बताई गई हैं। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे बेलदार होते थे और यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए नौकरों का बढ़िया से फायदा उठाया, यानी जो भी मौके मिले उसका बढ़िया से फायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भी ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाडी समुदाय एक ताकतवर व्यवसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे 18वीं सदी में यहां पर गुजराती बैंकर भी आ गए थे। पेरियार और वन्नेयार गरीब कामगार वर्ग में ज्यादा थे। यहां पर आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिपली कैन में जा बसे थे। इस वजह से ट्रिपली कैन में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र यह बन गया था। माइलापुर और ट्रिपली कैन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां पर अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण इनको मिलता था। सांथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। यानी ये सभी जो गांव हैं, ये सभी जो बस्तियां हैं, ये मद्रास के ही अंदर हैं। यानी बताया गया कि ये सभी जो बस्तियां हैं ये मद्रास शहर का हिस्सा बन गई हैं। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिलाकर मद्रास दूर तक फैली अल्पसघन आबादी वाला शहर बन गया। यहां पर जो अलग अलग इलाके बताए गए हैं वास्तव में मद्रास के ही पार्ट हैं। उनके बारे में बात की गई है कि कौन से पार्ट में कौन लोग रह रहे हैं, उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो देखिए हमने यहां पे 24 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया था। 24 का अब देखिए 24 का जो है चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बहुत सारे गांवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्पसघन आबादी वाला शहर बन गया। ये आपने 24 का चौथा सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए गार्डन हाउसेस की बात की गई है, यानी बगीचों वाले मकान की। तो गार्डन हाउसेस सबसे पहले माउंट रोड और जो पूनामाली रोड है वहां पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहां बताया गया कि मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इसका शहरीकरण इतना ज्यादा बढ़ा कि गांव के जो बीच के इलाके थे वो भी इस शहर के बीचों बीच में आ गए हैं। तो हमने जो मूल विशेषताएं हमें नोट डाउन करनी थी वो हमने नोट डाउन कर ली है। देखिए आप लोग एक काम कर लीजिए, जो आपने मेन हेडिंग डाली है उसके नीचे आप डाल देना मद्रास, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर जो 23-24 पॉइंट लिखे गए हैं मद्रास के लिए लिखे गए हैं। इसके अलावा अब आप पढ़ेंगे कलकत्ता में नगर नियोजन। अब आपकी सब हेडिंग पड़ेगी कलकत्ता में नगर नियोजन कैसे हुआ, आप ये जानेंगे यहाँ पर। देखिए जब से अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन की शुरुआत की थी तभी से इन्होंने नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति थी। अंग्रेज जो है व्यापार में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि व्यापार पर उनका एकाधिकार हो और उनके ऊपर कोई रोक टोक या अपने नियम ना थोपे। वे ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और ना ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। तो इस बात से नाराज होकर
1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर इनके छोटे से किले पर हमला कर दिया है और इनके छोटे से किले पर कब्जा भी कर लिया है। इसी के कुछ वर्ष बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इसके बाद अंग्रेजों को और ज़्यादा शक्ति मिल जाती है और अंग्रेजों ने पहले जो छोटा किला बनाया था अब इसके स्थान पर एक नया और बड़ा किला बनाने का फैसला लिया है। कलकत्ता की अगर हम बात करें तो कलकत्ता को सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। तो यहाँ पर जो इनका किला बनाया गया है तो गोविंदपुर में बनाया गया है और गोविंदपुर जो है इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ता है। तो यहाँ पर जो फोर्ट तैयार किया गया था उसका नाम था नवनिर्मित फोर्ट का फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान छोड़ने का प्रयोजन ये था कि जब भी कोई युद्ध वगैरह हो तो उस समय ये लोग तोप वगैरह दाग सकें या फिर गोलीबारी कर सकें, उसके लिए स्पेस इन्हें मिलना चाहिए। इसी वजह से इन लोगों ने जगह खाली छोड़ी थी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर साथ के साथ कुछ पॉइंट नोट डाउन भी करेंगे। इसमें आपका 25वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। इसी में पहला सब पॉइंट 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों के छोटे किले पर कब्जा कर लिया। इसी में सेकंड सब पॉइंट कुछ समय बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद कंपनी ने नया किला बनाने का फैसला लिया। इसी में थर्ड सब पॉइंट कलकत्ता को सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। देखिए कलकत्ता के जो वास्तुकार हैं वो जॉब चरनॉक हैं। जॉब चरनॉक को जो है कलकत्ता का वास्तुकार माना जाता है। मैं नाम लिख दे रहा हूं, इनको कलकत्ता का वास्तुकार माना जाता है। इसी में चौथा सब पॉइंट नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। ये 25 का चौथा सब पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1798 में पहुंचते हैं। 1798 में लॉर्ड बिलीजली जो है गवर्नर जनरल बने हैं और इन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया है। देखिए बेलीजली जो थे यहाँ के शहर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि यहाँ पर जो शहर था, हिंदुस्तानी आबादी वाला जो शहर था, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ थी, जरूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाब, सड़ांध और निकासी की जो खस्ता हालत है, इसको देखकर ये परेशान हो उठा। तो देखिए ये सब जगह जो थी, इनका मानना ये था बेलीजली का कि ये सब बीमारी वाली जगह हैं और जब इस इलाके में अगर बीमारी फैलेगी तो इस इलाके से गोरे इलाकों में भी बीमारी फैल जाएगी। तो अंग्रेज ये चाहते थे कैसे भी करके हम लोग बीमारी से बचे रहें और इस दुर्व्यवस्था को दूर किया जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 25 का 5वां सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1798 में लॉर्ड बेलीजली गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। ये 25 का 5वां सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर एक कहानी दी हुई है, 1857 के विद्रोह के बाद की कहानी दी हुई है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो खाली जगह छोड़ने का जो परंपरा थी वो क्यों रखी गई थी। जैसे यहां लाल किले का उदाहरण दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर के विद्रोहियों के ये गढ़ बन गए थे और विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने में लगे थे। उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां पर अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नजदीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच में काफी फासला बना दिया और ठीक ऐसा ही फासला कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है वहां पर भी तैयार किया गया। उद्देश्य यही था, अगर कभी शहर के लोग दोबारा फरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने नवनिर्मित फोर्ट विलियम के आगे भी खुली जगह रखी थी ताकि ये लोग
अपनी सेनाओं को तैनात करके गोलीबारी कर सकें। आप देख पा रहे हैं पूरा। अब देखिए यहाँ पर बेलीजली यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के शहर से परेशान है, तो उसने आदेश भी दिया है कि कैसे भी करके ये जो गंदगी वगैरह है और व्यवस्था जो है उसको दूर की जाए। शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। बेलीजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन भी किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चरु शोधन की जो इकाइयां हैं इनको साफ किया और हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य के रूप में ऐसा एक विचार बन गया है जिसकी वजह से शहर में बार बार सफाई और अतिक्रमण हटाने की परियोजनाओं पर काम किया जाने लगा है। बेलीजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने फिर जारी रखा है। देखिए हम लोगों ने 25 का 5वां सब पॉइंट लिख लिया है, 25 का 6वां सब पॉइंट। मैं 7 के साथ पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर हम थोड़ा गैप कर देंगे या हम भूल जाएंगे तो हमें फिर से भी वापस जाना पड़ेगा। तो यहां पर आप 6वां पॉइंट लिखेंगे, बेलीजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर, कलकत्ता में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। इसी में 7वां सब पॉइंट, बेलीजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा। अब आगे यहां पर जानेंगे कि लॉटरी कमेटी का नाम लॉटरी कमेटी क्यों पड़ा। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ गया। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने जो है बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश जो गरीब हैं उनको वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहर किनारे पर जगह दे दी गई। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर में अपनी चपेट में ले लिया पूरे शहर को। उस समय जो है चिकित्सा विज्ञान का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, तो सबसे प्रचलित सिद्धांत यही था कि जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है और इसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। और देखिए बहुत सारे भारतीयों का भी मानना यही था कि अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल है अगर वो सुधर जाएगी तो बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। तो इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी गोवास जी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन भी हासिल किया। यानी जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है, ये सोच न केवल अंग्रेजों की थी बल्कि कुछ भारतीयों ने भी इसको समर्थन दिया है। भारतीयों का भी ये मानना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पास बीमारियां भटकेंगी भी नहीं। इसके अलावा देखिए कलकत्ता की समस्या ये थी, कलकत्ता जो है यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर बार बार आग लगने की समस्या भी यहाँ पर देखी जाती थी। तो बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। जैसे बताया गया है 1836 में इसी आशंका के चलते जो घास फूस की झोपड़ियां हैं इनको अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। इस बारे में ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट फिर से आगे बढ़ेंगे। 25 का 7वां सब पॉइंट हो गया, 25 का 8वां सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। 25 का 8वां सब पॉइंट, शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने गरीबों की बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी। इसी में 9वां सब पॉइंट है, 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। यानी कलकत्ता में 1817 में हैजा फैला है और 1896 में प्लेग ने कलकत्ता को अपनी चपेट में लिया है। अब देखिए यहां पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है।
अब 25 में मैं 10वां सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। 1836 में आग लगने की आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो यहां पर हमने 25 के 10 पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब जो बस्ती वर्ड है, बस्ती बंगला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और इसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि बस्ती शब्द का अर्थ जो है अंग्रेजों की भाषा में जहां पर कच्ची झोपड़ी वाला इलाका होता है उसको ये लोग बस्ती कहते थे। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा। तो यहां पर यह बात आप नोट करके लिख लीजिए बस्ती के बारे में। इसमें आप लिखेंगे बस्ती का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने उसका अर्थ गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के रूप में किया। इसी में आगे 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा। यहां पर स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर का जो विभेद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों की नज़र में जो भारतीय इलाके थे, ब्लैक टाउन थे, वो बीमारियों के घर थे और ये लोग ये चाहते थे कि ब्लैक टाउन से दूरी बनाकर रखें। ज़्यादातर जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं व्हाइट टाउन्स में थी। व्हाइट टाउन में सफाई का भी प्रॉपर इंतजाम था, जबकि ब्लैक टाउन्स में ऐसा इंतजाम नहीं था। तो नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। इनका कहना यह था कि अगर आपको विकास ही करना है तो दोनों का बराबर करो, व्हाइट का भी करो, ब्लैक का भी करो। केवल और केवल आप व्हाइट पर ध्यान दिए जा रहे हो, ब्लैक पर ध्यान ही नहीं है, तो ये गलत है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्कसंगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श। यानी कहने का मतलब यह है कि आधुनिक नगर नियोजन जो भी हुआ है उसमें अंग्रेजों की जो तत्व जो कि ब्रिटेन में देखने को मिलते थे वही तत्व यहां पर रखे गए हैं। इसके बाद बात करेंगे बंबई की। तो आपकी सब हेडिंग पड़ेगी बंबई में भवन निर्माण। अब देखिए यहां बताया कि बंबई के भवनों के बारे में। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहां तक कि गोदियां का मतलब जहां पे सामान लादा या उतारा जाता है, और पुल कुछ भी हो सकता था। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। जो जैसा शासक होगा वो अपने अकॉर्डिंग ही इन सब का निर्माण करवाएगा। शुरुआत में बंबई की बात करें तो शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था और जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई इन 7 टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा हो सके। बंबई जो थी वो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से ही होता था और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ निर्यात की जाती थी वो थी अफीम। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। यानी जो भी हमारा निर्यात होता था उसमें सबसे प्रमुख वस्तु जो थी वो अफीम थी। बंबई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर शामिल थे। तो देखिए यहाँ पर बंबई के बारे में कुछ पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे। 26वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। इसका पहला सब पॉइंट, बंबई
औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। सेकंड सब पॉइंट, 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से ही होता था। थर्ड सब पॉइंट, इस व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। छब्बीस का चौथा सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। बंबई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। अब देखिए यहाँ का व्यापार जब स्वेज नहर खुल गई है 1869 में, उसके बाद बंबई में व्यापार में एक और ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और मजबूत हुए। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को अर्स प्राइमा इन इंडीज यानी भारत का सरदार शहर घोषित कर दिया। जैसे ही स्वेज नहर खुली है, उससे यूरोपीय व्यापार में और बंबई के बीच में जो संबंध है और ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगे हैं। तो ऐसे में इसको जो है, बंबई को जो है भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 26 का 5वां सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने 1869 में स्वेज नहर खुलने के अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने स्वेज नहर खुलने के अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को अर्स प्राइमा इन इंडीज यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। यहां पर बताया गया है कि जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली है, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार और प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी है। और इसी वजह से यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापत्य में भी यहाँ विकास किया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने जो भी स्थापत्य का निर्माण करवाया उसमें यूरोपीय शैलियों को अपनाया। तो यूरोपीय शैलियों को अपनाने की कई वजहें थी। पहली बात यह थी कि इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, विदेश में जाता है, तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति को भी ले जाता है। ठीक वैसे ही अंग्रेज भले ही अपने देश से दूर हों, लेकिन उनके मन में ये जरूर था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर उस तरह के मकान बनाएं जिससे कि हमें अपने घर की याद कभी ना आए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे तमाम भारतीय जो है होली, दिवाली, तमाम त्यौहार जो है विदेशों में मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं कि उन्हें कभी भी ये महसूस ना हो कि हम अपने मातृभूमि से दूर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यूरोपीय स्थापत्य की शैली का अनुकरण करते हुए वैसी ही इमारतें बनवाई जैसी उनके मातृ देश में थी, यानी ब्रिटेन में थी। दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी, यानी इस शैली के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता दिखा पाएंगे, अपना अधिकार जमा पाएंगे और सत्ता का प्रतीक भी होगी। तीसरी बात ये सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। तो तीन दृष्टियां इनकी यहाँ पर दिखाई देती हैं कि इन्होंने यूरोपीय शैलियों का प्रयोग भारत में क्यों किया, उसके बारे में तीन दृष्टियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो 27वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे यूरोपीय शैलियों के, इसके आगे लिख लेना औपनिवेशिक सरकार या औपनिवेशिक भवनों में यूरोपीय शैलियों के आयात में
शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। औपनिवेशिक भवनों में यूरोपीय शैलियों के आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। पहला सब पॉइंट, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। सेकंड सब पॉइंट, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। थर्ड सब पॉइंट, अंग्रेज सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। तो ये इनकी दृष्टि है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी यूरोपीय शैली का अनुकरण क्यों किया, यूरोपीय शैली की इमारतों को क्यों प्रमोट किया, वास्तुकला में यूरोपीय शैली का क्यों इस्तेमाल किया, तो आप बता पाएंगे। इनकी जो है 3 दृष्टियां थी, तीनों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने भारतीय शैलियों का अनुकरण नहीं किया है, कुछ चीजों का इन्होंने अनुकरण भी किया है। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना भी लिया। जैसे अंग्रेजी का जो बंगला है, ये शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो कि एक परंपरागत घास फूस की झोपड़ी होती थी, और अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया। और औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। तो ऐसे करके आप देखेंगे बहुत सारे जो तत्व हैं, जो कि स्थानीय तत्व थे, उनको इन्होंने अपने आप में जोड़ भी लिया है। तो 28वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। तो जैसे वहां पर बंगाल में झोपड़ियां बनाई जाती थी, उसी तरह से इनके बंगले तैयार किए गए। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे। खालिस का मतलब एक एलिट क्लास के गढ़ बन, विशिष्ट वर्ग के लिए गढ़ बन गए थे। अंग्रेजों ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया, जिनमें से 2 शैलियों को वो इंग्लैंड से लेकर आए थे। यानी उस समय वो इंग्लैंड में प्रचलित शैलियां थी, जिनको उन्होंने भारत में आयात कर लिया। इसमें एक शैली है नवशास्त्रीय या फिर न्योक्लासिकल शैली। देखिए, नवशास्त्रीय या न्योक्लासिकल शैली की विशेषता ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचनाओं का निर्माण इसमें किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये बंबई का टाउन हॉल है। इसमें आगे जो है बड़े बड़े स्तंभ हैं और इसके पीछे जो है रेखागणित संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। जो आपकी न्यो क्लासिकल शैली है, इसके भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया, क्योंकि इसमें जो है जो आपके भवन वगैरह, भवन के जो कमरे वगैरह हैं, उनके आगे बरामदा दिया जाता था। तो बरामदा होने से तेज धूप, बारिश, इन सब से कमरे के अंदर पानी जाने से बचा जा सकता था। तो भारत जो है उष्णकटिबंध में पड़ने वाला देश है, तो भारत में शैली इस वजह से काफी लोकप्रिय हुई। तो देखिए, आप लोग 28वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। और इसके नीचे आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें एक साइड में लिख देंगे आप नवशास्त्री, यहां पर लिख देंगे नवशास्त्री, यहां पर बीच में आप डाल देंगे नव गौथिक, नव गौथिक।
यहाँ पर आपने नवशास्त्री लिख दिया होगा, यहाँ पे नवगौथिक है। इन दोनों को एक बॉक्स में लेकर इस तरह से, और नीचे लिख देना इंग्लैंड से आयातित, इंग्लैंड से आयातित, ठीक है। और यहां पर जो शैली आप लिखेंगे उसका नाम है इंडो सारासेनिक। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इंडो सारासेनिक। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 3 मुख्य शैलियां हैं जिनमें इन्होंने भवनों का निर्माण करवाया है, ठीक है। इंडो सारासेनिक। तो आपने डायग्राम ये बना लिया होगा जैसा मैंने बताया है, आपको हिंट किया है। अब 28वें का पहला पॉइंट आप डालेंगे, और पहला पॉइंट जो आपकी हेडिंग के रूप में पड़ेगा, इसमें डालेंगे नवशास्त्री या फिर न्यो क्लासिकल शैली, नवशास्त्री या न्यो क्लासिकल शैली। इसके आगे अंडरलाइन इसको करके और इसके आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागढ़ती संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। विराम। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। फिर से विराम। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। इसी में आगे 1833 में बंबई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। तो आपकी जो नवशास्त्री या न्यू क्लासिकल शैली है, इसकी पूरी विशेषताएं आपने 3-4 पॉइंट में लिख ली हैं, जिससे आपको स्पष्ट रहेगा कि न्यू क्लासिकल या नवशास्त्री शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए यहां पर ऊपर मैंने एक बात यहां पर बोली है कि मोटे तौर पर, यानी कि जितने ज्यादातर जो भवन बने हैं वो मोटे तौर पर इन 3 स्थापत्य शैलियों में बने हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अन्य भवनों के निर्माण में कुछ अन्य शैलियां प्रयुक्त नहीं की हैं, अन्य शैलियां भी प्रयुक्त की हैं, हालांकि वो इक्का दुक्का की हैं। जैसे एक बिल्डिंग आप ये देख पा रहे हैं, ये कलकत्ता की है, एल्फिस्टन सर्किल। तो इसमें ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इसमें आप लिखेंगे, नोट में हेडिंग डाल के, ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली, ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। इसके बारे में बताया गया है कि 1860 के दशक में बहुत सारी व्यवसायिक इमारतों के समूह को एल्फिस्टन सर्किल कहा जाता था और बाद में इनका नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रख दिया गया। यह नाम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा। और आप जो एल्फिस्टन सर्किल देख रहे हैं, ये इमारत जो है इटली की इमारतों से प्रेरित है। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। यानी यहां पर पहली मंजिल पर क्या है, तोरण पथ है, प्रवेश द्वार है, ये आप देख पा रहे हैं, प्रवेश द्वार है। इसका लाभ ये है कि इसके पीछे अगर दुकानें होंगी तो दुकानों के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें भी बरसात से बची रहेंगी, और जो भी खरीदार हैं यानी जो क्रेता हैं, अगर वो सामान लेने जाएंगे तो वो भी धूप, गर्मी से, बरसात से बचे रहेंगे। तो ये जो शैली है इसको ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली बोलते हैं, जिसका प्रयोग एल्फिस्टन सर्किल की इमारतों में किया गया है। तो नोट में लिख लिया होगा ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। इसके आगे आप लिखेंगे, इसी में लिखेंगे आप, इस शैली में पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का मतलब प्रवेश द्वार, इस शैली में पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। इसी में आगे विराम लगा के, यह इटली की इमारतों से प्रेरित थी। यह इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसी में आगे 1860 के दशक में बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को 1860 के दशक में बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह, जिन्हें एल्फिस्टन सर्किल कहा गया,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1860 के दशक में बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह जिन्हें एल्फिंस्टन सर्किल कहा गया, का निर्माण इसी शैली में हुआ, तो आपने ऐसे करके अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग की गई ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली भी देख ली। हालांकि इन्होंने और भी शैलियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन मूल रूप से 3 शैलियां ही हैं। अब देखिए 28 का अब आपका सेकंड सब पॉइंट पड़ेगा, जो कि ये भी एक हेडिंग है, आप डाल दीजिए पहले। ये है आपकी नवगोथिक शैली। नवगोथिक शैली की क्या विशेषताएं हैं, पहले वो विशेषताएं देख लेते हैं। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब में और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत थी। गौथिक शैली का जन्म जो है खासतौर पर गिरजाघरों से हुआ था, जो कि मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए। नवगोथिक शैली जो है इसको इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया है, और यही वह समय था जब बंबई में सरकारी बुनियादी ढांचे बन रहे थे। उस समय उन ढांचों को बनाने के लिए इस शैली का इस्तेमाल किया गया, जैसे सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई हाई कोर्ट, उन सब इमारतों में इसी शैली का इस्तेमाल किया गया। तो आपने जो आपकी सेकंड सब पॉइंट है, जो कि हेडिंग है नवगोथिक शैली, इसके आगे डैश करके आप लिखेंगे ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है। इस शैली की खासियत होती है। इसी में आगे गौथिक शैली का जन्म मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बने गिरजों या गिरजाघरों से हुआ था। गौथिक शैली का जन्म मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बने गिरजाघरों से हुआ था। इसी में विराम। आगे नवगोथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। विराम। बंबई में सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें इसी शैली में बनाई गई। तो आपकी जो नवगोथिक शैली है, इसके बारे में आपने 3-4 पॉइंट एक बार में लिख लिए हैं, तो आपको नवगोथिक शैली क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों के अलावा भी मुंबई में कई सारे भारतीय अमीर व्यापारी समूह थे, जिन्होंने इन भवनों को बनाने के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया था। तो यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेडीमनी ने पैसा दिया था, जो कि एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था, और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। इसके अलावा नवगोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। मैं ये दिखा दे रहा हूं। आपने रावण मूवी देखी होगी, तो रावण मूवी में जो सीन है जिसमें कि स्टेशन को ध्वस्त किया गया है, वो यही विक्टोरिया टर्मिनस है। विक्टोरिया टर्मिनस को मुंबई की शान बोला जाता है। अब देखिए, इसी में ही आगे आप लिख लेना यहां पर, इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। ये इसी में आगे आप लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नोट लगाएंगे। इसमें लिखेंगे यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेडीमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। नोट 2, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रॉयचंद्र के पैसे से किया गया था, और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि मुंबई में जो इमारतें निर्मित हुई हैं, उनमें अंग्रेजों ने तो योगदान दिया ही है, भारतीय समृद्ध व्यापारियों ने भी अपना योगदान दिया है। तो अब तक आपने
ब्रिटिश स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियों के बारे में देख लिया है। अब आपकी तीसरी शैली है, इसका नाम है इंडो सारासेनिक शैली। तो आप तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, इंडो सारासेनिक शैली। तो इंडो सारासेनिक शैली जो है ये एक नई शैली है और ये 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुई है। इसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों के तत्व समाहित करने पर यह निर्मित हुई है। इंडो शब्द जो है हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, इस शैली में मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित इमारतों के तत्व भी ऐड कर लिए गए, जैसे गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों। यह शैली काफी प्रभावित हुई। आगे बताया है कि राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि ये एक अलग इमारत है, इसके बारे में बताया है। ये कहाँ से बनाई गई है? गुजराती शैली से बनाई गई है। इसके अलावा उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यानी कि इंडो सार्सेनिक शैली में होटल ताज बना हुआ है, जिस पर मुंबई में आक्रमण हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो इसी शैली में निर्मित था। खास करके जो मद्रास के भवन है, मद्रास का जो हाईकोर्ट वगैरह है, वो इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित है। तो यहां पर थर्ड हेडिंग में आप लिखेंगे इंडो सार्सेनिक शैली। इसी में लिखेंगे इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी में विराम लगा के आगे लिखेंगे यहां की मध्यकालीन इमारतों, डैश लगा के, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। इसी में आगे उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। फिर इसमें आगे विराम लगा के लिखेंगे मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ही ज्यादा फली फूली। मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ही ज्यादा फली फूली। तो जो मद्रास का हाईकोर्ट, उसका चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो आपने 28 के 3 सब पॉइंट लिख लिए हैं। ये 3 मुख्य शैलियां जो कि अंग्रेजों के द्वारा उनके स्थापत्य में इस्तेमाल की गई, उनकी बात यहां बताई गई है। इसके अलावा कुछ अन्य शैलियां भी हैं, जैसे अपने ऊपर ग्रीको रोमन शैली देखी और अभी आपने परंपरागत गुजराती शैली का उदाहरण देख रहे हैं। तो इसको हम नोट के रूप में लिख लेंगे। नोट के रूप में आप यहां पर लिखेंगे डैश लगा के, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। यह नोट में लिख देंगे आप। तो अब आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, किसी में घालमेल नहीं होगा कि कौन सी शैली की विशेषता बताई जा रही है, ये किस शैली का एग्जाम्पल है, सब स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसके अलावा मुंबई में आपने चौल शब्द सुना होगा, चौल, क्योंकि खास करके कई सारे परिवारों का आवास इसमें होता है। बताया है कि जगह की कमी और भीड़भाड़ की वजह से बंबई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई हैं, जिन्हें चौल का नाम दिया गया। आपने कई मूवियों में देखी होंगी चौल। ये बहुमंजिला इमारत होती थी जिसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी और बीच में एक खुला बरामदा होता था, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये पूरा चौल का चित्र है। जैसे आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी है तो उसमें वो चौल ही दिखाई गई है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, 29वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे जगह की कमी और भीड़भाड़ की वजह से बंबई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चौल का नाम दिया गया। इसी में सब पॉइंट, ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी। ये 29 का सब पॉइंट है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।
चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपने कई सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन भी कर ली। अब इनके द्वारा जो वर्णित घटनाक्रम है वो बताया गया है, कब कब क्या क्या हुआ है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है और बंगाल के शासक बन जाते हैं। अब देखिए ये 1773 वाला ये नोट डाउन कर लेना। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। इसके अलावा 93 में जो है कार्नवालिस संहिता बनी है। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ है और बंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। इसके अलावा 1911 की घटना में 1911 में क्या हुआ है, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया है। तो ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन बाद में कर लेना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं, केवल समझाने मात्र से अगर मैं चैप्टर को आपको समझा दूं, आपको 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम होगा उस समय आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, उस समय आपके नोट्स ही काम आएंगे। तो फिर से मैं गुजारिश यही करता हूं कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स में आपका एक बार समय जाएगा, बार बार नहीं जाएगा, एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे और ये नोट्स जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक ये काम आएंगे। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई परिवर्तन अकस्मात नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है करंट के हिसाब से इसमें डेली परिवर्तन होंगे, तो इसलिए ये नोट्स आपके लाइफ टाइम बने रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।